नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मैथोडोलॉजीज। क्या क्या मैथड्स हैं सीक्वेंसिंग करने के। तो यहाँ पे दो मैथड पढ़ना है, एक पढ़ना एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग एंड सीक्वेंस एनोटेशन। द मैथड इन्वॉल्व टू मेजर अप्रोचेस। वन अप्रोच फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। एक मैथड ये हो सकता है कि हम सिर्फ उन सेगमेंट्स की सीक्वेंसिंग करें, डीएनए के उन सेगमेंट्स की सीक्वेंसिंग करें जिनसे आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन बनेगा। क्योंकि डीएनए में जीन के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स। इंट्रॉन्स नॉन कोडिंग होते हैं, एक्सॉन्स कोडिंग होते हैं। तो अगर हम सिर्फ एक्सॉन्स की सीक्वेंसिंग करें, दैट मीन्स जिनसे सिर्फ प्रोटीन बनने वाला है, अगर हम सिर्फ उनकी सीक्वेंसिंग करें और इंट्रॉन्स की सीक्वेंसिंग ना करें, क्योंकि इंट्रॉन से कोई प्रोटीन तो बनने वाला है नहीं, इसको बोलते हैं एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। द अदर ब्लाइंड अप्रोच। ना यहाँ पे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर हम एक्सॉन्स की सिर्फ सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, मतलब इंट्रॉन वाले पार्ट को पहले रिमूव करना पड़ेगा। तो एक इंट्रॉन आया, उसको रिमूव किया, देन एक्सॉन, देन इंट्रॉन को रिमूव किया, देन एक्सॉन की सीक्वेंसिंग। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। The other took blind approach of simply sequencing the whole set of genome that contain all the coding and non-coding sequence and later assigning different region sequence and function. दूसरा मेथड ये हो सकता है कि हम पूरे सेट होल सेट ऑफ जीनोम, मतलब पूरा सीक्वेंसिंग कर दें, ना इंट्रॉन ना एक्सॉन, सब इंट्रॉन की भी सीक्वेंसिंग कर दें, नॉन कोडिंग पार्ट की भी, एक्सॉन की भी सीक्वेंसिंग कर दें, कोडिंग पार्ट की भी। दैट मीन्स पूरे यूप्लॉइड कंटेंट ऑफ जीनोम की हम सीक्वेंसिंग करते हैं। तो इसको बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। इस दौरान पे अपन कोई भी ये नहीं देख रहे कौन इंट्रॉन है कौन एक्सॉन है, किससे प्रोटीन बनना है किससे नहीं बनना है, कौन जीन बनाने के लायक है कौन नहीं है, बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। सो इसको बोलते हैं ब्लाइंड अप्रोच, अंधाधुंध सबकी सीक्वेंसिंग कर दो। हालांकि ज़्यादा महंगा, ज़्यादा हार्ड वर्किंग सीक्वेंस एनोटेशन है, क्योंकि यहाँ पे अपन को सभी चीज़ों की सीक्वेंसिंग करनी है, इंक्लूडिंग इंट्रॉन्स ऑल्सो। For sequencing, total DNA from a cell is isolated and converted into random fragment of relatively smaller size. Recall DNA is very long polymer and there are technical limitations in sequencing very long pieces of DNA and clone in a suitable host using specialized vector. तो अपन को अगर सीक्वेंसिंग करना है तो पहले हम डीएनए को सेल से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? स्पूलिंग मेथड बायोटेक में बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। उसके बाद उसको आइसोलेट करेंगे और उसको रैंडम फ्रेगमेंट्स में तोड़ेंगे। रैंडम फ्रेगमेंट्स का मतलब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की वजह मदद से उसके बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बनाएंगे, जिससे कि अपन को अलग अलग सेगमेंट मिल सके, रिलेटिवली स्मॉलर साइज के फ्रेगमेंट्स बनेंगे। क्योंकि हमें पता है कि डीएनए एक बहुत ज़्यादा लॉन्ग पॉलीमर है और बहुत सारे लिमिटेशंस है कि हम इतने लॉन्ग पीस ऑफ डीएनए की सीक्वेंसिंग एक साथ नहीं कर सकते, इसीलिए इसके फ्रेगमेंट्स बनाना ज़रूरी है। फिर इन फ्रेगमेंट्स को क्लोन कर देंगे सूटेबल होस्ट में स्पेशलाइज्ड वेक्टर्स का यूज़ करके। यस, वेक्टर यूज़ करेंगे। वेक्टर में पहले अपन अपने डीएनए फ्रेगमेंट को डालेंगे, फिर वो होस्ट के अंदर इंजर्ट करेंगे बाय द मेथड्स, एंड देन उसके बाद फिर हमारे जीन की क्लोनिंग हो जाएगी। The cloning results it into amplification of each piece of DNA fragment so that it subsequently could be sequenced with ease. The commonly used host were bacteria and yeast and the vector are back and yak. जो होस्ट यहाँ पे यूज करना है वो बैक्टीरिया और ईस्ट हो सकता है, और जो वेक्टर है वो बैक या याक यानी बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये पता होना चाहिए। होस्ट कौन है? बैक्टीरिया और ईस्ट। और क्या बोलते हैं, वेक्टर कौन है? बैक एंड याक। नेक्स्ट, फ्रेगमेंट्स को सीक्वेंस करा जाएगा ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स। ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स मशीन है जो कि वर्क करती है प्रिंसिपल ऑफ मेथड डेवलप्ड बाय फ्रेडरिक सेंगर। तो जो मशीन्स हैं ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स, ये सीक्वेंस करेंगी फ्रेगमेंट्स का। इनका जो प्रिंसिपल है वो बेस्ड है ऑन द मेथड ऑफ फ्रेडरिक सेंगर। एक्चुअली फ्रेडरिक सेंगर ने एक मेथड क्रिएट किया जिससे उन्होंने अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंसेस को पता किया प्रोटीन के अंदर। तो उसी मेथड को यहाँ पे अपन यूज़ करके सीक्वेंसिंग कर सकते हैं न्यूक्लियोटाइड्स की। These sequences were then arranged based on some overlapping signs regions present in them. इस लाइन को एज इट इज याद कर लेना है। These sequences were then arranged based on some overlapping regions present in them. This required generation of overlapping fragments for sequencing. Alignment of these sequences were humanly not possible, therefore specialized computer-based program were developed. तो इन सीक्वेंसेस को अलाइनमेंट करना, एक साथ लगाना, ये सब ह्यूमन का काम ह्यूमन अकेले नहीं कर पाएगा, इसीलिए स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स बनाए गए। इन सीक्वेंसेस को एनोटेटेड यानी कि सीक्वेंस को लगाया गया। सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम 1 को 2006 मई में कंप्लीट किया गया। अभी कुछ पिछले वीडियो में पढ़ा कि जो HGP है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये कंप्लीट हो गया 2003 में, तो यहाँ 2006 क्यों है? एक क्रोमोसोम है सिर्फ 2006, वो भी सबसे बड़ा वाला क्रोमोसोम है। तो अगर इसको 3 साल लग भी गए तो एडजस्टेबल है।
इसलिए हम इन जनरल बोलते हैं कि हाँ 2003 में हमारा सीक्वेंसिंग खत्म हो गया था, जबकि एक्चुअली क्रोमोसोम 1 को भी अगर माना जाए तो टोटल सभी क्रोमोसोम की सीक्वेंसिंग 2006 में मई में कंप्लीट हुई, और अगर क्रोमोसोम 1 को एक्सेप्ट भी करते हैं तो 2003 में सीक्वेंसिंग खत्म हो गई। यस, दिस इज द लास्ट ऑफ 24 ह्यूमन क्रोमोसोम। देखिए हमारे पास 22 ऑटोसोम्स हैं, यानी नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है? एक्स वाई। तो एक हो गया एक्स और एक हो गया वाई, 23 24। तो इस तरीके से 24 ह्यूमन क्रोमोसोम्स यानी कि 22 ऑटोसोम और एक्स और वाई की सीक्वेंसिंग की गई। नेक्स्ट, another another अनदर चैलेंजिंग टास्क था जेनेटिक फिजिकल मैप्स को क्या करना, असाइन करना। जेनेटिक फिजिकल मैप मतलब एक क्रोमोसोम के अंदर एक जीन और दूसरे जीन के बीच में कितना डिस्टेंस है, या एक क्रोमोसोम और दूसरे क्रोमोसोम के बीच में कितना डिस्टेंस, इसको जीन मैपिंग बोलते हैं। दिस वाज जनरेटेड यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑन पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट्स। एक्चुअली क्या होता है एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट? जब भी हम किसी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से किसी डीएनए सेगमेंट के फ्रेगमेंट्स बनाते हैं, तो वो उस डीएनए सेगमेंट के रिकॉग्निशन साइट्स को काटते काटते उससे अपन पता कर सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, है ना। सम रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस जिन्हें माइक्रोसैटेलाइट्स कहते हैं, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसका क्या मतलब है। पॉलीमॉर्फिज्म इन रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंस शैल बी explained in डीएनए fingerprinting. Now the next topic is salient features of human genome. देखिए सेलियंट फीचर्स मतलब पहले तो अपन ने जो एक्सपेक्ट किया था कि 20 से 25,000 जीन होंगे। यस, कॉस्ट इतनी लगेगी, इसे मेगा कॉस्ट इतनी लगेंगी, 20,000 से 25,000 जीन होंगे इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, 3 बिलियन बेस पेयर्स के अपन को वो करना है, क्या करना है, सीक्वेंसिंग करनी, वो सब एक्सपेक्टेड था, वो सब गोल था। अब एक्चुअली जो रिजल्ट आया आफ्टर सीक्वेंसिंग उसको बोल रहे सेलियंट फीचर्स। तो पहला फीचर, एक ह्यूमन जीनोम यानी हेप्लॉइड कंटेंट में 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स होते हैं। अपन ने कितना एक्सपेक्ट किया था, यही किया था, 3 बिलियन बेस पेयर बोल देते थे, यहाँ एग्जैक्ट डेटा दे दिया 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स होते हैं। द एवरेज जीन consists of 3000 bases but size vary greatly with largest known human gene being dystrophin at 2.4 million bases। जो जीन होता है अगर एक एवरेज जीन लिया जाए तो उसके अंदर 3000 बेसेस होते हैं, 3000 बेसेस होते हैं, बट वो वेरी करता है लेंथ टू लेंथ की, किसी की लेंथ बहुत ज़्यादा तो उसमें बेसिस का सीक्वेंस बेसिस का नंबर ज़्यादा होगा। जैसे डिस्ट्रोफिन लार्जेस्ट जीन है, इसमें 2.4 मिलियन बेसिस होते हैं। यस, टोटल नंबर ऑफ जीन की अगर बात किया जाए जिन्हें एस्टिमेट किया गया यानी सीक्वेंस किया गया, estimated at 30,000, much lower than previous estimate 80,000 to 1,40,000 genes. Yes, almost 99.9 nucleotide bases are exactly the same in all humans. मतलब सीक्वेंसिंग के बाद पता चला कि 99% जो जीन का, सॉरी हाँ, जीन के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड या बेसिस का जो सीक्वेंस है वो सभी ह्यूमंस में सेम है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हमको 50% से भी कम जीन्स का फंक्शन पता है। ओके, नेक्स्ट, लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड फॉर प्रोटीन, ये तो अपन ने पहले भी पढ़ा है चैप्टर में कि पूरे डीएनए का 2% से भी कम पार्ट होता है जो प्रोटीन बनाता है ना। 99.9% तो जंक डीएनए होता है, तो 2% से भी कम पार्ट होता है जो क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। रिपीटेड सीक्वेंसेस मेकअप अ वेरी, हाँ, ह्यूमन जीनोम के अंदर रिपीटेड सीक्वेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, यस, जो कि इंट्रॉन्स होते हैं, जो कि नॉन कोडिंग होते हैं। रिपीटेड सीक्वेंसेस स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस दैट आर रिपीटेड मैनी टाइम्स, समटाइम 100 से 1000 तक रिपीट होते हैं। दे आर थॉट टू बी नो डायरेक्टिंग कोडिंग फॉर श्योर बट दे शेड लाइट ऑन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर डायनामिक्स एंड इवोल्यूशन। शेड लाइट ऑन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर डायनेमिक्स एंड इवोल्यूशन, लाइन याद कर लेना। बाकी इस लाइन का ये मतलब है कि हमारे पास रिपीटेटिव सीक्वेंसेस बहुत सारे होते हैं डीएनए में, कभी 100 से 1000 तक भी होते हैं। यस, इनका कोई कोडिंग फंक्शन नहीं होता, डायरेक्ट फंक्शन नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, क्रोमोसोम 1 में सबसे ज़्यादा जीन होता है 2968 और वाई में सबसे कम होता है 231। यस, इसको याद करने की ठीक है, 2968। पहले 2 की टेबल पढ़ेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, देन 3 की पढ़ेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, ऐसा कुछ। यस, नेक्स्ट,
साइंटिस्ट ने अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशंस डीएनए के अंदर ऐसी फाइंड की है जहाँ पे सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस है। मतलब सभी ऑर्गेनिज्म, सभी ह्यूमंस के अंदर कितना, ये 1.4 मिलियन ऐसी जगह हैं जहाँ पे सिंगल न्यूक्लियोटाइड से डिफर कर जाता है। जैसे पर्सन ए में मान लेते हैं ये आपका जीन है AGATC, पर्सन बी में AGTC, सब सेम है, बस यहाँ पे मान लेते हैं सी आ गया, एक जीन से एक न्यूक्लियोटाइड से डिफरेंस कर गया, इसी को बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। इसे प्रोनाउंस करते हैं स्निप्स, यस, जो कि ह्यूमंस के अंदर पाया जाता है। ये इंफॉर्मेशन प्रॉमिस करता है यही रेवोल्यूशनरी द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग क्रोमोसोमल लोकेशंस फॉर डिसीज एसोसिएटेड सीक्वेंसेस एंड ट्रेसिंग ह्यूमन हिस्ट्री। इस सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म से ये अपन पता कर सकते हैं डिसीज के बारे में। जैसे एक डिसीज पढ़ते हैं सिकल सेल एनीमिया, वहाँ पे गैक का गुक हो जाता है, मतलब एक की जगह यू आ जाता है, तो वहाँ पे भी तो इस सिंगल न्यूक्लियोटाइड की वजह से डिसीज हुई थी। नेक्स्ट टॉपिक, एप्लीकेशंस एंड फ्यूचर चैलेंजेस। Deriving meaningful knowledge from DNA sequences will define research through coming decade, leading to our understanding of biological systems. This enormous task will require the expertise, creativity of 10 to 1,000 scientists from varied disciplines, public and private sector worldwide. One of the greatest impact having the HG sequence will be enabling a radically new approach to biological research. In past, researchers study one or few genes at a time. Whole genome sequence a new height throughout. Technology, we can approach questions systematically and on a much broader scale. They can study all the gene in a human genome, for example, all the transcripts in particular tissue or organ or tumor, or how tens of thousands of gene and protein work together in interconnected network to orchestrate the chemistry of life. यहाँ से क्वेश्चंस आने की चांसेस 1% से भी कम है। यस, और यहाँ पे ऐसी कोई लाइन नहीं है जिसे समझाने लायक हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग।